नमस्कार, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पिछले जो व्याख्यान था उस व्याख्यान में अपन ने सेक्शन 15(1) के अंतर्गत ट्रांजैक्शन वैल्यू के अनुसार वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात करना सीखा था। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपन ने ली थी। आज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो ऐसी प्रॉब्लम अपन ले रहे हैं जिनमें रूल 27 को अपन एक तो डिस्कस करेंगे और इसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में रूल 32(3) को हम डिस्कस करेंगे। रूल 32(3) जो है वो एयर टिकट के एजेंट्स के लिए जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो ज्ञात करना है, और जो रूल 27 है उसके अंतर्गत क्या है कि यदि कोई गुड्स और सर्विसेज ऐसी हैं जिनका पूर्णतः मुद्रित प्रतिफल नहीं हो, यानी कुछ प्रतिफल का भाग कुछ काइंड वे या वस्तु के रूप में भी हो, तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करते हैं, ये रूल 27 में है। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसमें ये कहता है कि श्री रमेश ने श्री सुरेश को 10 लाख रुपए कर रहित कर प्रतिफल के लिए आपूर्ति की किसी माल की। सुरेश ने 40,000 रुपए की कुछ सामग्री भी, ये नीचे आपको जैसे बताया उसने अतिरिक्त प्रतिफल, सुरेश द्वारा दिया गया माल ये अतिरिक्त प्रतिफल है, तो सुरेश ने कुछ माल भी दे दिया और इधर 10 लाख रुपए की राशि भी बता दी उसने। तो यदि कोई प्रतिफल इस तरीके का है जिसके अंतर्गत माल भी सप्लाई हो रहा है रेसिपिएंट के द्वारा और कुछ अलग मुद्रा के रूप में भी है, तो ऐसी स्थिति में हम रूल 27 को फॉलो करते हैं। चलिए साहब, रूल 27 को जब फॉलो करेंगे तो हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू लिख लेना है। ट्रांजैक्शन वैल्यू तो सेक्शन 15(1) के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन जब रूल 27 के अंतर्गत हम ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते, जब पूर्णतः मुद्रित प्रतिफल में नहीं हो तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को नहीं ले सकते, तो रूल 27 के अंतर्गत ओपन मार्केट वैल्यू को लेते हैं। 27(a) के अंतर्गत अपन ओपन मार्केट वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहां पर ये कहता है कि जो ओपन मार्केट वैल्यू है, यानी वैसे ही माल की आपूर्ति जो है अन्य व्यक्तियों को जो की जाती है, वैसे ही माल की अन्य व्यक्तियों की जो आपूर्ति की जा रही है वो ओपन मार्केट वैल्यू होती है। ये 11,42,400 रुपए, क्योंकि ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो हम इसका निर्धारण जो है वो इस तरीके से कर लेंगे 27(a) के अंतर्गत कि जो ओपन मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग जो जीएसटी है वो 11,42,400 रुपये है। तो ये इंक्लूडिंग है तो जीएसटी इसमें 12/112 हो जाएगा, तो 1,22,400 रुपये जब इसमें से अपन माइनस करेंगे तो 10,20,000 रुपये ये मार्केट वैल्यू आएगी, ओपन मार्केट वैल्यू आएगी एक्सक्लूडिंग टैक्स। और ये जो ओपन मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स होती है वही टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई होगी, यानी 10,20,000 रुपये। तो बिल्कुल क्लियर हुई सेक्शन रूल 27(a) के अंतर्गत। अब अपन आते हैं 27(b) वाली स्थिति। ये जो फर्स्ट पॉइंट कहा है उसने कि यदि आपका उत्तर क्या होता, यदि सुरेश
माल की आपूर्ति के समय 11,42,400 रुपये का मूल्य उपलब्ध नहीं हो, दैट मीन्स इफ ओपन मार्केट इज नॉट अवेलेबल, तो फिर से रूल 27B क्या कहता है कि जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो वैल्यू होती है उसका जोड़ जो होगा वही टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। तो चलिए साहब, इस फर्स्ट सिचुएशन के अनुसार अपन देख लेते हैं। तो इस फर्स्ट सिचुएशन में जो रूल 27B है उसमें अपना मॉनेटरी जो कंसिडरेशन है वो तो 10 लाख का है, नॉन मॉनेटरी जो है वो कंसिडरेशन 40,000 रुपये का है। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर 27B 10,40,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अपन सेकंड जो आपका दिया है कि यदि आपका उत्तर क्या होता यदि उपरोक्त मामले में अतिरिक्त जो प्रतिफल है जो सुरेश ने माल के रूप में दिया है उसका मूल्य भी ज्ञात नहीं हो, यानी ओपन मार्केट वैल्यू भी ज्ञात नहीं है और मुद्रा के अलावा अन्य अतिरिक्त प्रतिफल जो माल के रूप में दिया गया वो भी पता नहीं है, उसकी वैल्यू का भी पता नहीं है। कुछ माल दिया, कितना दिया मालूम नहीं, तो फिर हम नहीं पता लगा सकते। तब ये कहता है कि 27C के अंतर्गत आइडेंटिकल गुड्स की जो सप्लाई होती है यानी सेम काइंड एंड क्वालिटी की जो वस्तु सप्लाई की जा रही है तो उसका जो मूल्य होगा वो इसका मूल्य होगा। तो ये क्या कह रहा है कि सुरेश को माल की आपूर्ति के समय उस जैसा ही माल 10,50,000 रुपये के कर रहित मूल्य पर पूर्ति किया गया था, यानी जिस सुरेश को इसने सप्लाई किया गया है उस सुरेश को वैसा ही माल 10,50,000 रुपये में सप्लाई हुआ है कर रहित, तो फिर उससे मिलता जुलता है वैसा ही माल जब हुआ है तो वही प्राइस इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी रूल 27C के अंतर्गत। तो ये रूल 27C जो है वो अपना क्या आ जाएगा, आइडेंटिकल गुड्स की और सेम काइंड एंड क्वालिटी का जो गुड्स है वो सप्लाई किया गया 10,50,000, तो ये 10,50,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से तीनों नियम 27A यदि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्ञात नहीं होती है तो अपन अगर पूर्णतः मुद्रा में प्रतिफल नहीं हो, आंशिक मुद्रा में काइंड में हो, तो फिर अपन क्या करते हैं ओपन मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। बी में क्या होता है, यदि ओपन मार्केट वैल्यू ज्ञात नहीं है तो मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी ले लेते हैं। सी नॉन मॉनेटरी की वैल्यू का पता नहीं है तो ऐसी स्थिति में सेम काइंड एंड क्वालिटी और आइडेंटिकल गुड्स की जो वैल्यू सप्लाई होगी वही टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी इसकी। तो इस तरीके से ये जो है वो आपका आंसर और इसका स्पष्टीकरण आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लेते हैं, ये एयर टिकट संबंधी प्रॉब्लम है। तो हवाई यात्राओं के बारे में जो है वो अपना रूल जो है वो 32(3) जो है वो इसके अंदर अपने को बताया हुआ है रूल 32(3). तो रूल 32(3) जो है वो एयर टिकट के बारे में है। ऐसी एयर टिकट की यात्राएं जो की जाती हैं जो घरेलू हैं, तो घरेलू जो यात्रा होती है डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं उनके ऊपर जितना बेसिक फेयर होता है उसका 5% जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उनको 10% ऑफ टैक्सेबल 10% ऑफ बेसिक फेयर जो है वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। तो ये 10% और 5% जो होती हैं ये इसके हिसाब से अपन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात कर लेते हैं और फिर निश्चित जो दर होती है जीएसटी की उससे मल्टीप्लाई करके अपन जीएसटी पेबल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साहब, पहला जो है वो भारतीय एयरवेज है, वो एक तरह से ये क्या है, ये टिकट बेचने वाला एक एजेंट है। तो इसने यात्रियों के परिवहन के लिए मलेशिया और अन्य विदेशी राष्ट्रों के लिए जून 2019 में टिकट बेचे, 100 टिकट बेचे, 100 टिकट बेचे। तो ये हो गई इंटरनेशनल फ्लाइट। इंटरनेशनल फ्लाइट हो गई तो पहले तो आपको इंटरनेशनल फ्लाइट करने के लिए एक बेसिक फेयर कैलकुलेट करना है और बेसिक फेयर जब आपको कैलकुलेट हो जाता है तो फिर उस बेसिक फेयर के ऊपर वो आपको 10% लेना है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स है तो उसका 10% क्या लेना है, वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और फिर उसके ऊपर जो है अगर आपको टैक्स की रेट दी है जैसे 18%, तो 18% की दर से
उसके ऊपर जीएसटी की टैक्स पेएबल निकाल लिया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में है जो अपने को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से अपन करते हैं। तो पहले आपको बेसिक फेयर निकालना होता है। जैसे इस जो क्वेश्चन के अंदर जो है वो अपन ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर जो टोटल फेयर चार्ज किया गया 100 टिकट पर था वो 21 लाख रुपए का, और इसके अंदर पैसेंजर टैक्स जो है, किसी भी प्रकार का टैक्स जो उसमें जुड़ा हुआ है, तो ये कहता है कि इसमें केवल बेसिक फेयर ही होता है। बेसिक फेयर एक्चुअल में कौन सा होता है? जिस फेयर के ऊपर किसी भी एजेंट को कमीशन मिलता है। तो एजेंट को कमीशन टैक्स पर तो मिलेगा नहीं, तो टैक्स जुड़ा हुआ है तो टैक्स के ऊपर तो उसको कमीशन मिलता नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे राशि को अपन माइनस कर देते हैं तो बेसिक फेयर आ जाता है। और जो बेसिक फेयर का 10% अपन लेते हैं वो क्या होता है? वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाती है। तो जैसे 8 लाख 98 पर 13 लाख रुपए बेसिक फेयर आ गया, और 13 लाख के ऊपर 10% 1,30,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। इसका 18% 23,400 रुपये क्या हुआ? टैक्स पेएबल आ जाएगा। ये हुआ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में। अब हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बारे में ले लेते हैं। तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर ये जो है अपना क्वेश्चन है, उसके अंदर ये कहता है कि ये बी जो है ये अरुण एसोसिएट्स है, ये घरेलू उड़ान के लिए विभिन्न यात्रियों को जून 2019 में टिकट बेचता है, और कुल 1000 टिकट उसने बेचे हैं, 84 लाख रुपए उसने वसूल किए हैं। तो वही बात होगी, टोटल फेयर बना 84 लाख रुपए 1000 टिकट पर। उसमें से अपन लेस कर देंगे पैसेंजर की जो टैक्स है वो 14 लाख रुपए, तो 70 लाख रुपए इसका बेसिक फेयर आ जाएगा। 70 लाख रुपए बेसिक फेयर के ऊपर 5% की रेट से 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपये जो है वो क्या हो जाएगा? ये रहा इसका 3,50,000 रुपये जो है, सॉरी ये रहा 3,50,000 रुपये। तो ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा 3,50,000 रुपये, और इसके ऊपर जो है इसका 5% जो हो जाएगा 3,50,000 रुपये। और इस 3,50,000 रुपये का अपन जो है 18%, जब 18% लेंगे तो 63,500 रुपये, 63,000 रुपये 18% इसका लेंगे तो 63,000 रुपये। ये नीचे लिखने से थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको आप नोट करें। इसका 18% करेंगे तो 63,000 रुपये इसका जो है वो क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 3,50,000 रुपये हुई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है वो बेसिक फेयर का 5%, 3.5 लाख रुपए हुई, और इस 3.5 का 18% जो है वो 63,000 रुपये जीएसटी बन गया। तो ये इस तरीके से जो है वो इसका टैक्स पेएबल अपन निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये है, इसमें आपको दो ही बात इसमें ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स, और बेसिक फेयर को ध्यान रखना है, उसका 10% और 5% लेना है, और फिर जो वैल्यू आती है उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगाना है। तो ये जो है वो आपका इस सेक्शन 32(3) के अंतर्गत अपने जो है वो एयर टिकट की जो एजेंट्स हैं उनकी जो कमीशन है उसके ऊपर कितना बनता है, कि कितनी इसकी वैल्यू आती है, एयर टिकट की जो है प्राइस का कितना भाग अपन लेते हैं, इसके लिए ये अपन ने इसकी जीएसटी के पर्पज से ये देखा है अपन ने। और एक आपका रूल 27 हमने देखा, उसके ABC 3 पार्ट अपने देख लिए थे। ये कुछ 2 प्रॉब्लम हमने आज अपने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट में भी इनसे रूल से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे मनी चेंजर हैं जो मनी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं ऐसे एजेंट, इनको मनी चेंजर कहा जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे। इसके अलावा LIC जो होती है, जीवन बीमा का काम करने वाले जो व्यवसायी जो संगठन होते हैं, उनकी जो पॉलिसी वो बेचते हैं, तो उस पर कितनी जीएसटी की रेट कैसे लगती हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में अपन आगे की प्रॉब्लम्स में देखेंगे। आज के लिए तो
हम इतना ही, सभी को नमस्कार।